तो ऑक्सफोर्ड भी नालंदा के 500 साल बाद स्टार्ट हुआ। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एक एजुकेशन था, उसमें क्यूरिकुलम था, डिग्रीज दिए जाते थे जैसे आज दिए जाते हैं, और उस समय ये डिग्री मिलना बड़ी बात थी। बड़ी बात थी। प्लस एडमिशन टेस्ट होते थे और हमें रेफरेंस मिलता है कि 10 में से सिर्फ 2-3 ही उसमें सेलेक्ट होते थे एडमिशन के लिए। तो जो एंट्रेंस टेस्ट था स्टार्टिंग वाला, वो गेट कीपर लेते थे। अच्छा, गेट कीपर लेते थे एंट्रेंस टेस्ट। एंड वो जो गेट कीपर एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, तो वो पहले उनको ज़्यादा, मतलब उनको भी ठीक ठाक नॉलेज हर चीज़ की होती थी। वो टेस्ट लेते थे, जब आप उनका रिप्लाई करते थे तब आपको अंदर एंट्री मिलती थी। दोस्तों, संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। हाल ही में ये चर्चा में था। किस वजह से चर्चा में था, इसके क्या फीचर्स हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से आज हम क्या सीख सकते हैं, क्या इसमें नया किया गया है, और इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय का जो उस समय एजुकेशन सिस्टम था और आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए नेक्स्ट IAS के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स मेरे साथ हैं, हमारे हेमंत झा जी को। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार। दूसरे मेंबर हमारे साथ हैं राहुल सेंगर। और राहुल नमस्कार। तो दोस्तों, अब इसी क्रम में मैं पहला अपना सवाल रखूँगा हेमंत झा जी से कि हेमंत जी, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसका जो इतिहास है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, इसका बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इतिहास है। और जो हमारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं वो ये हैं कि गुप्ता पीरियड में, जिसका समय काल है अराउंड 300 सी से 550 सी, इस समय काल में एक गुप्ता किंग हुआ जिसे शक्रदित्य के नाम से जाना जाता है। और उसे हम नॉर्मली, या जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली, कुमार गुप्त के नाम से जाने जाते हैं। और गुप्ता डिनेस्टी में कई सारे कुमार गुप्त हैं, ये कुमार गुप्त फर्स्ट हैं चूँकि ये प्रथम है। तो आमतौर पे यही माना जाता है, हालांकि थोड़ा डिबेट है इस पे, लेकिन आमतौर पे यही माना जाता है कि कुमार गुप्त फर्स्ट ने इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी, उन्होंने इसका फाउंडेशन किया, ये माना जाता है। और ये हुआ 5th सेंचुरी सी में, 5वीं सदी ईस्वी में जी। और उसके बाद इसका जो इतिहास है वो ये कहता है कि ये उस समय का, यानी कि प्राचीन काल का सबसे पॉपुलर और सबसे वेल नोन, जिसे हम कहें, वो लर्निंग सेंटर बन गया। राइट। नालंदा के बारे में कहा जाता है कि इसका जो कैंपस है लगभग 555 एकड़ का है, और उस समय में भी ये पूरे विश्व में एक यूनिक तरह का ये विश्वविद्यालय रहा है। बहुत सारे विदेशों से भी लोग यहाँ पढ़ने आते थे, बहुत सारे रिसर्चर्स आए, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, और चाइना से, जापान से, कोरिया से, मंगोलिया से, श्रीलंका से, ऐसे बहुत अलग अलग तरह के लोग आते थे। जब इसका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, तो उससे डिक्लाइन पर राहुल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ और क्या कारण रहे डिक्लाइन के। सर, डिक्लाइन तो वैसे अगर हम देखेंगे तो इसका 12वीं शताब्दी में है, और 12वीं शताब्दी में बुद्धिज़्म ही डिक्लाइन कर रहा था। तो बुद्धिज़्म के जो इंस्टीट्यूट थे वो भी डिक्लाइन कर रहे थे, जिसकी बहुत सारी वजह थी। एक तो बुद्धिज़्म के अपने अंदर की बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी चुनौतियां फेस कर रहे थे, जैसे उनके अंदर भी मूर्ति पूजा या जो भी चीज़ें आपकी वो एलिमेंट्स एंटर कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर भी कुछ आपका जैसे करप्शन एंड ऑल दोस थिंग, ये भी चीज़ें आपकी एंटर कर रही थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो डिक्लाइन पे था ही बुद्धिज़्म। क्योंकि और एक सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रिलीजन के ग्रो करने में कि एक सपोर्ट होना, और वो सपोर्ट भी डिक्लाइन कर रहा था। क्योंकि उस टाइम पे बंगाल और बिहार की तरफ लक्ष्मण सेन करके एक रूलर हुआ करते थे जो इस टाइम पे बिलोंग करते हैं। और इसके पहले भी जो सेना स्कूल है, पाला स्कूल तक तो उनको सपोर्ट मिला है। पाला जो आपका किंगडम था, जो आपका 8वीं से लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी तक है, इसके बाद वो सपोर्ट उतना था नहीं, तो वो भी एक रीजन बना डिक्लाइन का। इसके अलावा इस डिक्लाइन को एक होता है कि पुश किसने दिया डिक्लाइन को, तो उसमें अलग अलग थ्योरी आती है, अलग अलग डिस्कशन आते हैं। एक डिस्कशन ये आता है कि 12वीं शताब्दी के अंत में जब इंडिया में मोहम्मद गौरी आते हैं, तो मोहम्मद गौरी के एक कमांडर है जिनका नाम है बख्तियार खिलजी। तो ये जो बख्तियार खिलजी हैं, ये आपको मूव करना स्टार्ट करते हैं। इनको एक टास्क दिया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको जाना है और आपको बंगाल, बिहार, इन एरिया को थोड़ा कंट्रोल करना है। तो बख्तियार खिलजी जाते हैं, और इसमें ये माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं इसको, हालांकि हिस्टोरिकली ये उतना
इस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि इसका जो सोर्स है मैं बताऊंगा कि कहाँ से सोर्स आता है। तो ये बोला जाता है कि ये गए और इन्होंने वहाँ की जो लाइब्रेरी थी जहाँ पे 90 लाख किताबें हुआ करती थी और वो उनको जला दिया, जो 3 से 6 महीने तक जलती रही। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बातें की ऐसा जाती लिखा है या ऐसी सुनी सुनाई? ऐसी सुनी सुनाई, मतलब कि जलती रही, मतलब बात ये कि महीनों तक जलती रही। अब वो महीनों को किसी ने 3 महीने बना दिया, किसी ने 6 महीने बना दिया अपने हिसाब से। अब ये चीज़ का सोर्स कहाँ से आता है? तो ये सोर्स का आता है आपका मिन्हास करके एक हिस्टोरियन हुए। ये भी अगेन 12वीं 13वीं शताब्दी, क्योंकि 12वीं शताब्दी में इनका जन्म है और 13वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु है। तो इन्होंने एक बुक लिखी तबाकत नसीरी। तबाकत नसीरी में ये बख्तियार खिलजी के बारे में डिटेल से बात करते हैं, जिसमें ये लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी 200 घुड़सवारों के साथ में बिहार के एक किले में वो गए। उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों को मारा और कई चीज़ों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। अब इसमें नालंदा का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है, ये बस एक जगह का नाम लिखा हुआ है कि एक जगह है किले में। हाँ, जिसको बाद में जब हिस्टोरियंस ने स्टडी किया तो उन्होंने बोला कि ये नालंदा नहीं है, ये एक्चुअल में ओदांतपुरी है। एंड ओदांतपुरी बिहार में एक अलग एरिया है, जिसे आज हम बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल इसका हिस्टोरियन का हाँ, तो ये एक सिस्टम है कि हाँ ये डिक्लाइन हुआ। इसके बाद ये आपकी कहानी है 12वीं 13वीं शताब्दी के। इसको हम मानेंगे कि ये थोड़ा सा उसी टाइम की स्टोरीज आ रही हैं। बाद में 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास एक लामा हुए, जो हम तिब्बत में जाते हैं तो लामा का मतलब मॉन्क होता है। तो लामा हुए जिनका नाम है तारानाथ। तारानाथ ने एक बुक लिखी जिसको हम आज बोलते हैं बुद्धिस्ट हिस्ट्री इन इंडिया। और उसमें एक डिस्कशन आता है कि यहाँ पे एक किंग थे और उन किंग का एक सेना कमांडर है, उनका नाम है ककुत्सिता। और ये जो ककुत्सिता हैं ये एक मंदिर बनवाने के लिए कुछ चीज़ों का आयोजन करते हैं। इस आयोजन में 2 तीर्थकाज आते हैं और ये जो 2 तीर्थकाज हैं इनको वहाँ के कुछ जो बुद्धिस्ट बच्चे हैं उनके ऊपर कीचड़ वगैरह कुछ फेंक देते हैं या कुछ भी आपका चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से मतलब यही लिखा हुआ है कि नॉटी बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया। उसके बाद उसमें से 2 में से एक तो चला जाता है और अपना जो भी चीज़ें उनको बेगिंग वगैरह जो भी भिक्षा वगैरह चाहिए तो भिक्षा के लिए चले जाते हैं। लेकिन दूसरा जो है उसको ये गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा आता है तो वो सूर्य साधना करने लगते हैं। ये सारी एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है वहाँ पे, सूर्य साधना करने लगते हैं। इस सूर्य साधना में 9 साल तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बाद 3 साल और साधना करते हैं और 3 साल की साधना के बाद जो 12 साल की साधना है उससे एक एनर्जी निकलती है और उससे नालंदा के विश्वविद्यालय में आग लग जाती है। अच्छा, ये स्टोरी है, ये इस तरीके की स्टोरी है। हेमंत जी, आपका इस डिक्लाइन में आपका क्या मत है? नहीं, राहुल ने काफ़ी अच्छा बताया। मैं अगर इसको बहुत प्रिसाइज वे में ऐसा कहूँ कि आज जो हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो भी हमारे एविडेंसेस हैं जो वैलिड माने जाते हैं उसको अगर ध्यान में रख के हम बात करें तो नॉर्मली हम 3 बातें करते हैं। पहली बात तो यह है जो राहुल ने भी बताया कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो रहा था, उसका पतन हो रहा था। और जब बुद्धिज़्म का पतन हो रहा था और बुद्धिज़्म का जो इंस्टीट्यूशनल जो आप कह सकते हैं सेटअप, वो मोनेस्ट्रीज थे। हाँ, मोनेस्ट्रीज थे। नालंदा भी एक मोनेस्ट्री, तो मोनेस्ट्रीज का भी डिक्लाइन हो रहा था। वो बुद्धिज़्म के इंटरनल वीकनेसेस के कारण था, कुछ राहुल ने बताया, जैसे वेल्थ उसमें एक्यूमुलेट होने लगा। बुद्धा ने कहा था कि वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करना, हाँ नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। धन संग्रह होने लगा तो बहुत सारे अस्वस्थ प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगी वहाँ पे, और जैसे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन होने लगे, यानी कि एक धर्म के बीच ही, हाँ धर्म के बीच ही बहुत सारे आइडियोलॉजी होने लगे, तो उसके आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति हो गई। तो ये सब तो कुछ इंटरनल वीकनेसेस थे। दूसरा ये माना जाता है कि आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो दरअसल ब्राह्मण धर्म के नाम से पहले जाना जाता था। तो ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। इसकी पॉपुलैरिटी के कारण भी क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था। तो बौद्ध धर्म का तो पतन ऐसे हो ही रहा था। और फिर तीसरी बात ये मानी जाती है कि जब, जो राहुल ने भी बताया कि जो गोरियन इन्वेजन जो हुआ, तो जो गोरियन कमांडर था जो यहाँ डिप्यूट किया गया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका एक सब लेफ्टिनेंट आप कह सकते हैं वो था वो बख्तियार खिलजी। तो उसके अपने एम्बिशंस थे, उसने ईस्ट की ओर कूच कर दिया, अपना एक्सपेंशन करने के लिए ईस्ट की ओर कूच किया, और उसने बहुत सारे एरियाज में प्लंडर किया, उसको बर्न किया। ऐसा माना जाता है उसमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी थे। वो इसलिए एक धर्म का पतन, दूसरे धर्म का एक्सपेंशन, या इस तरह के जी, तो ऐसा माना जाता है कि चूंकि ईस्ट में उसने कूच किया, बर्न किया, डिस्ट्रॉय किया, और बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को टारगेट किया, बिकॉज वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो थे वो एक समझिए वेल्थ के सेंटर्स के रूप में
समझे जा रहे थे। तो उसमें हो सकता है शायद नालंदा को भी टारगेट किया गया, तो इसका बहुत क्लियर एविडेंस नहीं मिलता हमारे पास। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, यूनिक फीचर्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय जब वो, हाँ, तो वो एंशियंट पर्सपेक्टिव में क्या विशेषताएं रही थी उस समय की? एंशियंट पीरियड में एक तो नालंदा को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जब हम यूनिवर्सिटी कहते हैं तो नालंदा को हम उसी तरह से देख सकते हैं। अच्छा। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही, इसके लिए वर्ड यूनिवर्सिटी यूज़ होता है जो हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटी को समझें तो हम जो बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं वो सब कुछ वहाँ पे था। लोग ऐसा बताते हैं कि उस समय यहाँ 2000 से ज़्यादा टीचर्स थे और 10,000 स्टूडेंट, तो जो टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ही बैलेंस था। बिल्कुल बिल्कुल। और 90,000 या 90 लाख से ऊपर किताबें थी। और इसमें कुछ विशेष बातें और भी है यूनिक फीचर्स में। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एक एजुकेशन था, उसमें करिकुलम था, डिग्रीज दिए जाते थे जैसे आज दिए जाते हैं। और उस समय ये डिग्री मिलना बड़ी बात थी। प्लस एडमिशन टेस्ट होते थे और हमें रेफरेंस मिलता है कि 10 में से सिर्फ 2-3 ही उसमें सेलेक्ट होते थे एडमिशन के लिए। प्लस बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें पढ़ाया जाता था। हालांकि ये एक बुद्धिस्ट आप कह सकते हैं कि लर्निंग सेंटर था, लेकिन इसमें लॉजिक, इसमें कॉम्परेटिव रिलीजन, इसमें ग्रामर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इवन जो ब्राह्मणिकल रिलीजन से कनेक्टेड है वेदास, उनको भी टीच किया जाता था, अथर्ववेद वगैरह। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बहुत ही फेमस स्कॉलर्स जैसे नागार्जुन, आर्यभट्ट या धर्म कीर्ति, ये शीलभद्र, हाँ, दीपांकर, ये सब इससे एसोसिएटेड रहे, कहीं ना कहीं यहाँ रहे। और बहुत सारे फेमस जो स्कॉलर्स थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर, वो इसके हेड के रूप में रहे, जैसे आप आज के वाइस चांसलर के रूप में देख सकते हैं, जैसे शीलभद्र फॉर एग्जाम्पल। हाँ, शीलभद्र तो बहुत पॉपुलर हुए क्योंकि उनका शायद मेडिसिन उनका स्ट्रॉन्ग एरिया था। योग एंड उसको फिलोसफी, क्योंकि योगा एक फिलोसफी था, सिक्स सिस्टम फिलोसफी का एक। इसमें से इंटरेस्टिंग बात अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ये है, ह्वेनसांग जब लिखते हैं अपने रिकॉर्ड में, CUK करके उनका एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़, तो वो जब लिखते हैं इसको तो वो ये भी लिखते हैं कि जो एंट्रेंस टेस्ट था स्टार्टिंग वाला, वो गेट कीपर लेते थे। अच्छा, गेट कीपर लेते थे एंट्रेंस टेस्ट। एंड वो जो गेट कीपर एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं तो वो पहले उनको ज़्यादा, मतलब उनको भी ठीक ठाक नॉलेज हर चीज़ की होती थी। वो टेस्ट लेते थे, जब आप उनका रिप्लाई करते थे तब आपको अंदर एंट्री मिलती थी। आज भी ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ में कि पहले एक एलिमेंट्री लेवल पर स्क्रीनिंग हो जाती है, फिर इंटरव्यू पैनल बाद में लिया जाता है। बिल्कुल। बट सर गेट कीपर, आप सोचिए गेट कीपर जो है उनको भी इतना इस लेवल का नॉलेज। गेट कीपर वर्ड यूज़ किया गया होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल ऑफ स्क्रीनिंग रही होगी। आज भी ऐसा होता है कि जैसे किसी भी संस्था का कोई HR डिपार्टमेंट है, तो जो HR मैनेजर है या HR है, वो पहले एक प्राइमरी लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो कैंडिडेट उनको ठीक लगते हैं उनको ऊपर रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसा ही उस समय आ गया। जैसे सर ने बताया 10 में से 20% के आसपास सिलेक्शन रेट, मतलब। और जो एडमिशन टेस्ट था, जो राहुल ने बड़ा सही बताया, वो गेट पे ही होता था। गेट पे होता था। और ऐसा राहुल हम इसमें मान के चलते हैं, जो हमारे रेफरेंसेस मिलते हैं, कि जो गेट पे होता था वो भी बड़ा एक स्कॉलरली आदमी होता था। वही बात करते थे, स्कॉलर होता था वो एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे जो आते थे एडमिशन के लिए वो भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी होते थे। एंड गेट कीपर विल बी नोइंग मैनी लैंग्वेज, क्योंकि अलग अलग जगह से एरिया से आ रहे हैं, कोरिया से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, तो सबकी लैंग्वेज के बारे में भी कुछ कुछ पता होना चाहिए आपको, तभी आप टेस्ट ले पाओगे। बिल्कुल। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी के अलावा भी उस समय बहुत सारी यूनिवर्सिटी या उस टाइम पीरियड में रही होंगी, तो क्या कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे आप? सर, नालंदा के पहले जो एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है, हालांकि वो मॉडर्न सेंस में हम यूनिवर्सिटी नहीं कह पाएंगे उसको, लेकिन दैट इज़ तक्षशिला। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में मिलता है, जो वो भी अध्ययन केंद्र था। हाँ, वो भी अध्ययन केंद्र था, जहाँ से आपके चाणक्य आते हैं, जहाँ से आपके एक जीवक करके एक मेडिसिनल एक्सपर्ट थे वो आते हैं, जहाँ से आपके पाणिनि को माना जाता है कि पाणिनि बिलोंग करते हैं, पाणिनि ने वहीं पे आपका ग्रामर, अष्टाध्यायी वगैरह ऐसा बोला जाता है। तो तक्षशिला को हम इसलिए नहीं बोल पाते मॉडर्न सेंस में क्योंकि उसमें इस तरीके की डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं था, जैसा सर ने बताया। और उसमें कोई, हालांकि उसमें भी बहुत सारे लेवल पे आपका
एजुकेशन दिया जाता था, लेकिन उसमें आर्चरी वगैरह का भी एजुकेशन होता था। तो तक्षशिला बाद में हुनास वगैरह जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये नालंदा के बहुत पहले की बात है और 5th सेंचुरी के आसपास इसका डिस्ट्रक्शन हो गया है। जब हून करके एक विदेशी आक्रमण हुआ भारत में, तो उस तरफ वो पाकिस्तान इसका मतलब कि तक्षशिला जब तक डिक्लाइन में था तब नालंदा बनना स्टार्ट 427 में मानते हैं कि नालंदा बनना स्टार्ट हुआ, जो कुछ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, कुमार गुप्तवन जैसा सर ने बताया, जिनको शक्रादित्य भी बोलते हैं। और नालंदा के साथ साथ में अगर हम देखेंगे नालंदा के बाद में, तो ओदांतपुरी, जिनको हम बोलते हैं कि पाला डायनेस्टी एक थी इंडिया में, जिसके जो फाउंडर हैं वो गोपाल हैं। तो उन्होंने 8वीं शताब्दी के आसपास ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी बोला, जिन्हें आज हम बिहार शरीफ के उस एरिया को बोलते हैं। इसके अलावा धर्मपाल करके एक आएंगे, जो बहुत फेमस रूलर हैं आपके पाला डायनेस्टी के। तो उन्होंने नालंदा में भी कुछ वर्क किया है, रेनोवेशन किया है। और इसके अलावा उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, वो भी बहुत फेमस थी। और इन सब जगह पे कुछ ना कुछ काम चल रहा था बुद्धिस्ट को लेके, क्योंकि पालाज ने बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट किया है। या हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म एक टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे डिक्लाइन पे आता है, गुप्ता के जस्ट पहले से, क्योंकि गुप्ता जो रूलर्स हैं वो आपके हिंदुज़्म को सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा का मतलब है सेकुलर, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होता है कि टिल्ट थोड़ा सा उस तरफ है। तो कोई ऐसे विश्वविद्यालय जो वर्ल्ड में उस समय कोई ऐसे रहे हो, या इंडिया के अलग अलग और क्षेत्रों में? एक तो तक्षशिला हो गया, ये सर है, मतलब जो है इंडिया में ही ज़्यादातर है। और इसके अलावा जैसे हम ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, तो ऑक्सफोर्ड भी नालंदा के 500 साल बाद स्टार्ट हुआ है। अच्छा। और नालंदा उसी लेवल पे अगर आप देखेंगे कर रहा था। नालंदा का जैसे हमने डिस्कशन भी किया, टीचर स्टूडेंट रेशियो दैट इज़ 1:5। राइट। हेमंत जी, नालंदा विश्वविद्यालय से ऐसा क्या सीखा जा सकता है कि उसको हम एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट कर पाएँ आज के पर्सपेक्टिव में, या उस समय की कुछ ऐसी विशेषताएं जो लगता है कि बहुत उपयोगी थी, आज उनको लिया जा सकता है? मुझे लगता है जैसे नालंदा के तो बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं और काफ़ी लंबा इस पे हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे यूनिक फीचर्स है और इसके लिए वो नोन था एंशिएंट टाइम्स में, और जैसे आपने बताया अभी कि चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, बहुत सारे फार फ्लंग प्लेसेस से लोग आते थे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ये जाना जाता था फ्री डिस्कशंस के लिए, फ्री डिस्कशंस, फ्री डिबेट, लॉजिक, इसको आज हम लोग हिंदी में कह सकते हैं परिचर्चा, वाद विवाद और तर्क के लिए ये बिल्कुल ओपन था। और जो जैसे अभी राहुल ने बताया कि गेट पे ही एडमिशन टेस्ट होता था, हमने बात की, तो वो जो टेस्ट होता था तो उसमें भी अच्छा खासा परिचर्चा और तर्क और वाद विवाद होता था। और बहुत सारे स्कॉलर्स जो आते थे यहाँ पे, वो इसलिए आते थे कि वो क्यूरियस थे, उत्सुक थे जानने के लिए कि यहाँ पे वो जो वाद विवाद का जो स्तर है वो क्या है और उससे हम क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सीखने वाली बात है, ये लेसन है कि आज जो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें लॉजिक, रैशनैलिटी, इस पर अगर बहुत फोकस किया जाए और ये ओपननेस हो, तो ये मुझे लगता है। और एक जो उस समय जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होता था वो इतना अधिक था, ताकि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो हम कहेंगे कि स्टूडेंट और टीचर्स 1:5, मतलब एक्सेसिबिलिटी थी, ताकि टीचर आराम से हर बच्चे पे नज़र रख सकते हैं। तो वो भी अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो भी एक हमारे लिए लेसन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सीखने की बात है। वो भी एक सीखने की बात है। राइटिंग तो था, लेकिन जैसे पेपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उस समय भारत में, तो भारत में ओरल ट्रेडिशन ही रहा है, डिबेट एंड डिस्कशन, इवन टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ। अब एक और वैसे कि जो रिवाइवल हुआ है, इस रिवाइवल का सिग्निफिकेंस क्या है कि अब ये नई यूनिवर्सिटी बन गई, इतने समय से इसका लगातार फेजेस में रिवाइवल हुआ है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है? जैसे मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि जैसे इसका थोड़ा सा अगर हिस्ट्री ले कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने ये इन्विजन्स किया। वो ऐसा कहा जाता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर बिहार में कोई लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने इसमें बात कही कि नालंदा को हमें रिवाइव करना चाहिए। और फिर इस तरह की बात एक इंडो पैसिफिक फोरम है, ईस्ट एशिया समिट, तो वहाँ इस तरह की बात 2009 में उठी। 2006 में शायद अब्दुल कलाम ने कहा था, फिर 7-8 में ये बातें उठने लगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया समिट में बहुत सारे वो नेशंस हैं जो कल्चरली कनेक्टेड रहे भारत से। हाँ, जैसे आपने कहा जापान, कोरिया, ये सब। हाँ, तो वहाँ से ये हुआ। फिर पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ 2010 में, और जैसे मुझे याद आ रहा है कि 2014 में फर्स्ट बैच लॉन्च हुआ शायद यहाँ पे। हाँ, जैसे मुझे याद आ रहा है।
तो वहाँ से पढ़ाई कुछ शुरू कोर्सेस इसको स्टार्ट हो गए हाँ 2014 पढ़ाई शुरू हो गई 2014 से। जो आपने बताया कि इसमें जो जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है इसका, उसके लिए भी कुछ वैसे आर्किटेक्ट्स चूज किए गए, इंडिया के जो फेमस आर्किटेक्ट्स हैं जो इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स में बिलीव करते हैं, उन्हीं को चूज किया गया और उन्होंने ही बनाया इसको। तो पूरा जो आर्किटेक्चर है ना वो इको फ्रेंडली है। नेट जीरो कैंपस तो है ही है जी। हाँ, और जो आपने आर्किटेक्ट का नाम लिया था वो आर्किटेक्ट हैं BV दोषी, ये हेड थे उसके। हाँ, उसके हेड थे और इनको भी पद्म विभूषण आई थिंक मिल चुका है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिला हुआ है। अच्छा। और इनके जितने भी असिस्टेंट है वो सब भी वही इको फ्रेंडली आर्किटेक्ट्स हैं। उन्हीं को चूज, उनकी पूरी इको फ्रेंडली वो प्लस और भी जो चूज किया गया, वो ग्रुप जो बनाया गया वो सारे वही है। किसी ऐसे को नहीं चूज किया गया जो ऐसे बिल्डिंग्स नहीं बनाते। तो अभी आप बात कर रहे थे जो इसके सिग्निफिकेंस की, तो मैं सिग्निफिकेंस के बारे में बताता हूँ कि अब इसमें पहली बात तो ये है कि हमने अपने एंशिएंट कल्चरल और एजुकेशनल हेरिटेज को रिवाइव कर दिया। एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, पहला सिग्निफिकेंस तो यही है। हाँ बिल्कुल, इतने पुराने चीज़ को हमने इस तरह से रिवाइव किया इतना ग्रैंड वे में। और जैसा कि आपने भी फीचर्स सारे बताए, ये फीचर्स वर्ल्ड के कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से हैं ये सारे फीचर्स। राइट। और इसमें जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उसमें स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, फिर स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, देन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल्चर है, हिस्ट्री। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स हैं। इवन इसमें पता किस तरह के स्टडीज़ उन्होंने ऐड किया, पीस स्टडीज़ ऐड किया है। अब सोचिए कितना यूनिक सब्जेक्ट, पीस स्टडीज़। अब इंटरनेशनल रिलेशन स्टडीज़ तो ठीक है, पीस स्टडीज़ ऐड किया है। तो ये सबसे ऐसा लगता है हमें सिग्निफिकेंस में मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि एंशिएंट जो हमारा ट्रेडिशन था, कल्चरल एकेडमिक एजुकेशनल ट्रेडिशन, उसको हमने मॉडर्न से किस तरह से मर्ज करके एक बड़ा यूनिक शेप दे दी। मैंने तो ये भी सुना है कि इसके जो फर्स्ट चांसलर बनाए गए थे वो भी डॉक्टर अमर्त्य सेन थे। हाँ, इनको नोबेल प्राइज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इकोनॉमिक्स के लिए। अभी अरविंद पनगड़िया जी हैं शायद। राइट। अब आते हैं वापस, ये नहीं, ये सिग्निफिकेंस कुछ और मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ, तो ये तो पहला सिग्निफिकेंस था कि हमने एंशिएंट कल्चरल एजुकेशनल हेरिटेज को इस तरह से रिवाइव कर दिया। दूसरा सिग्निफिकेंस जिस पे आपने बहुत फोकस किया सारे फीचर्स, वो ये है कि हमने एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया। तीसरा सिग्निफिकेंस मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा काम का है, यूपीएससी वालों के लिए जी, कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम सॉफ्ट पावर अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि हम कल्चरली आइडियोलॉजिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये हमारे सॉफ्ट पावर अप्रोच का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और आपको पता भी होगा कि इसमें 20 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, 20 कंट्रीज़ के। ग्रेट। तो इससे हमारा आइडियोलॉजिकल कल्चरल इन्फ्लुएंस किस तरह से पूरे वर्ल्ड में जाएगा। हाँ, ये हमारे सॉफ्ट पावर अप्रोच को एक नया मीनिंग दे रहा है, या जो एक समय था वो वापस आ रहा है जी। तो और चौथा जो सिग्निफिकेंस मुझे लगता है वो ये है कि इसमें ईस्ट एशिया समिट, जैसे अभी मैंने बताया, जो इंडो पैसिफिक एक फोरम है जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, वहाँ जो हमारा रिलेशन है और हमने एक पॉलिसी, हमारा कंपोनेंट है एक फॉरेन पॉलिसी का, जिसे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, जो 2014 में लॉन्च किया था। ये लुक ईस्ट का एक नया वर्जन हम कह सकते हैं। अब लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट, उसमें जो फोकस हमारा है वो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था जब स्टार्ट किया था, कि इसमें फोकस है हमारा कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स, 3 C's उन्होंने कहा था ऐसा। और यहाँ जो हमारा एक्टिस्ट में जो फोकस है वो ये है कि जो हमारे नेबर्स हैं उससे बाहर जो है, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड नेबरहुड कहते हैं, वो भी हमारा एक एस्पेक्ट है फॉरेन पॉलिसी का। तो एक्सटेंडेड नेबरहुड जो ईस्ट की तरफ है, तो उसमें हम आसियान के कंट्रीज़ को ले लेते हैं जो कल्चरली एंशिएंट टाइम्स में भी जुड़े हुए थे। और फिर हम इंडो पैसिफिक रीजन में और आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फार ईस्ट की तरफ हम जाते हैं, कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, क्योंकि वो सब भी इन्वॉल्व इसमें। तो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी ये एक मीनिंग दे रहा है। राइट।
तो मुझे लगता है इसके 4 सिग्निफिकेंस ऐसे हम और ये सिग्निफिकेंस तो स्टूडेंट से अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है मेंस में तो उसमें बिल्कुल quote कर सकते हैं। कोट कर सकते हैं क्योंकि और क्या यूपीएससी के लिए रिलेवेंट हो सकता है इस एरिया से? सर एक तो मतलब जो बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो तो आ ही सकते हैं, जैसे प्रीलिम्स में नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई या कहाँ कहाँ पे इसका वृतांत मिलता है, जैसे ह्वेनसांग हो गया, इत्सिंग जैसे हैं, तो इत्सिंग ह्वेनसांग के बाद में आई है। मुझे लगता है प्रीलिम्स में ये भी ऐसा आ सकता है कि अभी जो रिवाइवल हुआ उसके यूनिक फीचर्स जो हैं जो आपने सारे बताए, ये भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल सर। हाँ जैसे इत्सिंग एक स्पेसिफिकली बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का खर्चा कैसे चल रहा है, इतने सारे लोग बाहर से पढ़ने आ रहे हैं तो कैसे खर्चा चल रहा है। तो उसके आसपास के 200 गांव हैं और वो 200 गांव से कुछ परिवारों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो फॉर अ सर्टेन टाइम उसका खर्चा उठाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि इसमें हम एक एंगल और भी दे सकते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। हाँ, वो सोशल कनेक्ट बढ़ेगा, सोशल कनेक्ट बढ़ेगा एंड लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर डिस्ट्रक्शन को लेके अगर किसका कहाँ पे क्या व्यू पॉइंट है नहीं है, वो सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था डिस्कशन संवाद का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये कैसा लगा, और आप अगर किसी टॉपिक पर सुनना चाहते हैं डिस्कशन आगे आने वाले एपिसोड में तो उस टॉपिक का नाम भी लिखिए, हम उस विषय पर ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई आपके ऑब्जर्वेशंस हैं या आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस आज के साथ इतना ही। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों जय हिंद।